नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी देखा या सुना जरूर है। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये वो ग्राफ होता है ना जिसमें ऊपर नीचे जाने वाली लाइनें होती हैं। वो असल में हमारे दिल की इलेक्ट्रिकल कहानी बयां करती हैं। हमारे पास डिजी रीच लर्निंग की एक बहुत अच्छी गाइड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी, व्यापक मार्गदर्शिका। तो आज हमारा लक्ष्य है इस गाइड से मतलब जरूरी जानकारी निकालना और ईसीजी को समझना कि भाई ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्यों इतना जरूरी है। और ये सिर्फ मेडिकल फील्ड वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने शरीर, खासकर अपने दिल के बारे में थोड़ा और जानना चाहता है। सोचिए जरा, त्वचा पर सिर्फ कुछ स्टिकर जैसे लगाकर डॉक्टर्स दिल के अंदर की बिजली की पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। बड़ा दिलचस्प है। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। ईसीजी आखिर है क्या चीज? हाँ, तो देखिए, ईसीजी एक बहुत ही कह सकते हैं स्मार्ट और सुरक्षित तरीका है दिल की जो विद्युत गतिविधि है उसे रिकॉर्ड करने का। सुरक्षित इसलिए क्योंकि इसमें शरीर में कुछ काटना या डालना नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से नॉन इन्वेसिव है। हमारा दिल वो एक पंप की तरह काम करता है ना, और इसे चलाने के लिए बिजली के बहुत छोटे छोटे करंट्स दौड़ते हैं। ईसीजी मशीन बस इन्हीं करंट्स को पकड़कर एक ग्राफ पर उतार देती है। बिजली के करंट्स दिल के अंदर? ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर यह हकीकत है। देखिए, दिल में एक खास जगह होती है, उसे ऐसे नोड कहते हैं। आप इसे दिल का अपना क्या कहते हैं नेचुरल पेसमेकर या स्पार्क प्लग समझ सकते हैं। ये नियमित रूप से बिजली के सिग्नल भेजता है। फिर ये सिग्नल पूरे दिल में फैलते हैं, जिससे दिल की जो मांसपेशियां हैं वो एक खास क्रम में सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और इसी से दिल धड़कता है। ईसीजी मशीन त्वचा पर लगाए गए इलेक्ट्रोड्स, वो जो स्टिकर्स जैसे होते हैं, उनके जरिए इन बेहद हल्के सिग्नल्स को पकड़ लेती है। फिर उन्हें एम्पलीफाई करती है, मतलब बढ़ाती है, और फिर उन्हें हम उस जाने पहचाने ग्राफ के रूप में देखते हैं। अच्छा, और ये ग्राफ हमें क्या बताता है? सिर्फ ये कि दिल धड़क रहा है या कुछ और भी गहरी जानकारी मिलती है इससे? नहीं नहीं, बहुत कुछ। ये सिर्फ धड़कन की रफ्तार मतलब रेट ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि धड़कन नियमित है या अनियमित, यानी रिदम कैसा है। ये दिल के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सेहत के बारे में जानकारी देता है। क्या सिग्नल सही रास्ते पर सही समय पर चल रहे हैं? कहीं कोई रुकावट तो नहीं है? क्या दिल का कोई हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा रहा है? इन सब सवालों के जवाब ईसीजी से मिल सकते हैं, और इसीलिए ये दिल के दौरे, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, या फिर अतालता मतलब एरिथमिया जैसी गंभीर समस्याओं का पता लगाने में इतना महत्वपूर्ण टूल है। ठीक है, ये स्पार्क प्लग और सिग्नल्स वाली बात तो समझ आई। लेकिन आपने पहले कहा था कि 12 लीड्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? ये 12 क्यों? हाँ बिल्कुल, मानक ईसीजी में 12 लीड्स का इस्तेमाल होता है। आप इन्हें ऐसे सोच सकती हैं जैसे 12 अलग अलग कैमरे हों जो दिल को थोड़ा थोड़ा अलग एंगल से देख रहे हों। इनमें से कुछ लीड्स होते हैं लिम लीड्स, ये हाथ पैरों पर लगते हैं और दिल को सामने से देखते हैं, मतलब फ्रंटर प्लेन में। लीड आई 2, 3, एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ये सब। और बाकी 6 लीड्स होते हैं चेस्ट लीड्स या प्रीकॉर्डियल लीड्स, V1 से V6 तक। ये छाती पर खास जगहों पर लगाए जाते हैं और दिल को आड़े तल में मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखते हैं। ओ, यानी ये 12 लीड्स मिलकर दिल की एक तरह की 3D इलेक्ट्रिकल तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही, आपने सही समझा। ये मल्टी एंगल व्यू बहुत जरूरी है। मान लीजिए दिल के किसी एक छोटे से हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो किसी एक लीड में ज्यादा साफ दिखे और दूसरे में उतनी ना दिखे। तो इन 12 लीड्स की मदद से डॉक्टर ज्यादा सटीक तौर पर बता सकते हैं कि समस्या अगर है तो कहाँ है और कितनी गंभीर हो सकती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये दिल की इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग का एक पूरा नक्शा है एक तरह से। ये तो वाकई कमाल की तकनीक है। अच्छा, अब उस ग्राफ पर आते हैं। उसमें जो वो ऊपर नीचे जाने वाली लहरें होती हैं, वेव्स, और उनके बीच की जगह इंटरवल्स, उनका क्या मतलब होता है? वो जो PQ, RST ये सब सुनते हैं, वो क्या है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये ईसीजी ग्राफ की भाषाएं हैं, समझिए। हर लहर और अंतराल दिल के धड़कने के चक्र के मतलब कार्डियक साइकिल के एक खास हिस्से को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले आती है पी वेव। ये आमतौर पर एक छोटी सी गोल सी उभार वाली लहर होती है। ये तब बनती है जब दिल के ऊपरी 2 चेम्बर्स यानी आलिंद या एट्रिया सिकुड़ते हैं,
मतलब डीपोलराइज होते हैं। समझिए, जैसे वो खून को नीचे वाले चेंबर्स में धकेलने की तैयारी कर रहे हों। अच्छा, तो पी वेव मतलब ऊपरी चेंबर्स का एक्शन। हाँ, सही। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये ग्राफ का सबसे नुमाया, सबसे बड़ा और अक्सर नुकीला हिस्सा होता है। ये तब बनता है जब दिल के निचले और ज्यादा ताकतवर चेंबर्स यानी निलय या वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं, डीपोलराइज होते हैं और खून को पूरे शरीर में पंप करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये मुख्य पंपिंग एक्शन दिखाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी मेन पंपिंग। और इसके बाद आती है की वेव। ये क्यूआरएस के बाद एक थोड़ी चौड़ी और गोल सी लहर होती है। ये निलय के सिकुड़ने के बाद वापस आराम की स्थिति में आने, मतलब रीपोलराइज होने को दर्शाती है, ताकि वो अगली धड़कन के लिए फिर से तैयार हो सके। ओह, पी वेव ऊपर वाले चेंबर सिकड़े, फिर क्यूआरएस नीचे वाले चेंबर सिकड़े, फिर डी वेव नीचे वाले चेंबर आराम करे। ये तो हर धड़कन की पूरी कहानी है। बिल्कुल, एक पूरी कहानी। और सिर्फ लहरें ही नहीं, इन लहरों के बीच का जो समय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पीआर इंटरवल, ये पी वेव की शुरुआत से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत तक का समय होता है। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऊपरी चैम्बर से निचले चैम्बर तक पहुंचने में कितना समय लगा। अगर ये समय ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसका मतलब हो सकता है कि सिग्नल के रास्ते में कहीं देरी हो रही है, जिसे हम हार्ट ब्लॉक की स्थिति कह सकते हैं। और एक क्यूटी इंटरवल भी होता है ना, उसका क्या काम है? हाँ, क्यूटी इंटरवल ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत से लेकर टी वेव के अंत तक का समय होता है। ये बेसिकली दिखाता है कि निलय को सिकुड़ने और फिर पूरी तरह से आराम करने में कुल कितना समय लगा। ये इंटरवल अगर बहुत लंबा या बहुत छोटा हो तो ये कुछ खतरनाक किस्म की अतालता, मतलब एरिथमिया का खतरा बढ़ा सकता है। तो इसलिए इन तरंगों का आकार, उनकी ऊंचाई, उनकी ड्यूरेशन और उनके बीच का समय, ये सब मिलकर दिल की सेहत की पूरी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। बाप रे, ये तो वाकई एक कोड लैंग्वेज जैसा है। इसे सही तरीके से रिकॉर्ड करना कितना जरूरी होता होगा फिर? ये ईसीजी किया कैसे जाता है? क्या इसमें बहुत तैयारी लगती है? नई प्रक्रिया वैसे तो सीधी है, लेकिन हाँ, सटीकता मतलब प्रिसिशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मरीज को आराम से लिटाया जाता है, फिर त्वचा को थोड़ा सा अल्कोहल स्वॉब से साफ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोड ठीक से चिपक सकें और सिग्नल एकदम साफ मिले। फिर वो 12 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, 4 लिम्ब लीड्स के लिए कलाई और टखनों पर, और बाकी 6 चेस्ट लीड्स छाती पर बिल्कुल प्रीडिटरमाइंड, मतलब पहले से तय जगहों पर। आपने कहा प्री डिटरमाइंड जगह, इसका मतलब है कि कहीं भी नहीं लगा सकते अंदाजे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सही जगह पर लगना बेहद बेहद जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोड थोड़ा भी 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर हो गए तो ग्राफ की शक्ल बदल सकती है और नतीजा मतलब इंटरप्रिटेशन गलत निकल सकता है। इसीलिए इसे प्रशिक्षित तकनीशियन या नर्स ही करते हैं। एक बार इलेक्ट्रोड लग गए तो उन्हें मशीन से सही लीड वायर से जोड़ा जाता है। मरीज को शांत रहने और सामान्य रूप से सांस लेने को कहा जाता है। हिलना डुलना नहीं होता। और फिर बटन दबाते ही कुछ ही सेकंड में 12 लीड ईसीजी रिकॉर्ड हो जाता है। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है ये प्रोसेस, लेकिन फिर असली चुनौती शुरू होती होगी, उस ग्राफ को समझना, उसको इंटरप्रेट करना। हाँ, आप सही करीन। ईसीजी की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन जो है वो एक कला भी है और विज्ञान भी। इसके लिए एक सिस्टमैटिक मतलब एक व्यवस्थित तरीका अपनाना जरूरी है ताकि कोई जरूरी चीज छूट न जाए। डॉक्टर या जो भी प्रशिक्षित व्यक्ति है वो कई चीजें क्रम से देखता है। पहला, दिल की रफ्तार रेट, क्या वो सामान्य सीमा में है, आमतौर पर 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट, कहीं बहुत धीमी तो नहीं जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं, या बहुत तेज जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं। दूसरा, लय रिदम, क्या धड़कनें नियमित अंतराल पर आ रही हैं, क्या क्यूआरएस से पहले एक पी वेव है जो सामान्य साइनस रिदम का संकेत है, या फिर कोई अनियमितता है जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है, बिल्कुल अनियमित। अच्छा, तो पहले स्पीड और पैटर्न देखते हैं, फिर क्या वो सीधी है या उल्टी हो गई है या बहुत ज्यादा नुकीली, पीक्ड तो नहीं। ये चीजें इस्कीमिया मतलब खून की कमी या शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के असंतुलन का संकेत हो सकती हैं। और चौथा, समय अंतराल, क्या पीआर इंटरवल या क्यूटी इंटरवल सामान्य सीमा के अंदर हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, इनमें अगर कोई असामान्यता है तो वो महत्वपूर्ण सुराग दे सकती है किसी कंडक्शन प्रॉब्लम या एरिथमिया के रिस्क के बारे में। एक और चीज होती है, एसटी सेगमेंट, है ना, जिसके बारे में काफी सुना है, खासकर हार्ट अटैक के संदर्भ में। वो क्या है? हाँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट।
एसटी सेगमेंट ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के खत्म होने और टी वेव के शुरू होने के बीच का हिस्सा होता है। सामान्य तौर पर यह बेसलाइन पर होना चाहिए, मतलब बाकी ग्राफ की सीधी रेखा के लेवल पर। लेकिन अगर ये ऊपर उठा हुआ है, जिसे एसटी एलिवेशन कहते हैं, या नीचे दबा हुआ है, जिसे एसटी डिप्रेशन कहते हैं, तो ये दिल की मांसपेशियों में खून की सप्लाई में गंभीर कमी, मतलब इस्कीमिया या फिर क्षति यानी इन्फेक्शन या हार्ट अटैक का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, खासकर अगर मरीज को सीने में दर्द जैसे लक्षण भी हों। बाप रे, तो ये एक तरह की पूरी चेकलिस्ट है। रेट, रिदम, वेव्स के शेप, इंटरवल्स, एसटी सेगमेंट, इन सबको मिलाकर डॉक्टर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बिल्कुल। और ये सब देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभी बहुत छोटे, बहुत सटल बदलाव भी किसी बड़ी समस्या का पहला संकेत हो सकते हैं। अनुभव के साथ ये पैटर्न पहचानना आसान हो जाता है, लेकिन जोर हमेशा इस बात पर रहता है कि पूरी तस्वीर देखनी होती है, सिर्फ ईसीजी नहीं, बल्कि मरीज के लक्षण क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है और बाकी जांचें क्या कह रही हैं। समझ गई। तो ये ईसीजी असल में किन-किन स्थितियों में काम आता है? इसके मुख्य उपयोग क्या-क्या है क्लिनिकली? देखिए, इसके कई महत्वपूर्ण नैदानिक अनुप्रयोग में, मतलब क्लिनिकल यूजेज, सबसे आम शायद है अतालता, अरिथमियास का निदान करना, जैसे कि दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना, बहुत धीमा हो जाना या फिर अनियमित हो जाना। बीमारियां जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर अलग-अलग तरह के हार्ट ब्लॉक, ये सब ईसीजी से बहुत अच्छे से पता चल सकते हैं। दूसरा बड़ा उपयोग है मायोकार्डियल इस्कीमिया और इन्फाक्शन, जिसे आम भाषा में दिल का दौरा कहते हैं, उसका पता लगाना। अगर कोई मरीज सीने में दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल आता है तो उसका ईसीजी तुरंत किया जाता है। एसटी सेगमेंट में बदलाव या खास तरह की क्यू वेव का बनना, ये सब इसके निदान में अहम भूमिका निभाते हैं। और क्या ये दिल के आकार के बारे में भी कुछ बता सकते हैं, जैसे दिल बड़ा हो गया हो? हाँ, कुछ हद तक, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अगर दिल के चेंबर बड़े हुए हैं, जिसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं, तो पी वेव एट्रियल एनलार्जमेंट के लिए या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए का आकार और बनावट बदल सकती है, तो ईसीजी देखकर इसका अंदाजा लग सकता है। इसके अलावा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर अगर गड़बड़ा जाए, जैसे पोटेशियम या कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा या कम हो जाए, तो भी ईसीजी में खास बदलाव दिखते हैं। कुछ दवाओं का असर, खासकर वो दवाएं जो दिल पर काम करती हैं, उनका असर भी ईसीजी पर नजर आता है, तो उनकी निगरानी में भी ये उपयोगी है। और हाँ, किसी भी बड़ी सर्जरी से पहले मरीज के दिल की स्थिति जांचने के लिए, मतलब कार्डियक रिस्क असेसमेंट के लिए भी अक्सर ईसीजी किया जाता है। अच्छा, यानी ये वाकई एक मल्टीपर्पस टूल है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन क्या ये हमेशा सब कुछ बता देता है? क्या इसकी भी कुछ सीमाएं या चुनौतियां हैं? ऐसा तो नहीं कि ईसीजी नॉर्मल है तो मतलब सब ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईसीजी बहुत उपयोगी है, पर यह परफेक्ट नहीं है। इसकी अपनी सीमाएं और चुनौतियां हैं। एक तो है आर्टिफैक्ट्स। जैसा मैंने कहा, अगर मरीज हिल रहा है या उसे कंपकपी छूट रही है या इलेक्ट्रोड ठीक से नहीं लगे हैं, ढीले हैं, तो ग्राफ में ऐसी गड़बड़ियां, मतलब नॉइज आ सकती हैं जो किसी असली समस्या जैसी दिखें। इनको पहचानना और नजरअंदाज करना जरूरी है। मतलब मशीन को या पढ़ने वाले को धोखा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है इलेक्ट्रोड का गलत प्लेसमेंट। जैसा हमने पहले भी बात की, अगर लीड सही जगह नहीं लगे हैं, मान लीजिए V1 और V2 की जगह बदल गई, तो पूरी रीडिंग गलत हो सकती है और गलत डायग्नोसिस बन सकता है। तीसरी बात, ईसीजी दिल की सिर्फ उस एक पल की तस्वीर दिखाता है जब वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर किसी को अतालता, मतलब अरिथमिया, कभी-कभी ही होती है, रुक-रुक कर होती है, तो बहुत संभव है कि जब क्लिनिक में ईसीजी किया जाए, उस वक्त वो ना हो रही हो और ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आए। अच्छा, मतलब अगर किसी को दिन में बस 5 मिनट के लिए धड़कन तेज महसूस होती है, तो जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर के क्लिनिक में ईसीजी कराते वक्त भी हो, तब ईसीजी नॉर्मल आ सकता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में फिर लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करने वाले डिवाइस, जैसे 24 घंटे या 48 घंटे का हॉल्टर मॉनिटर या और लंबे समय के इवेंट रिकॉर्डर की जरूरत पड़ती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, ईसीजी मुख्य रूप से दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को देखता है। ये दिल के वॉल्व्स की समस्या के बारे में या उसकी पंप करने की ताकत कितनी है, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, उसके बारे में सीधे तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं देता। उसके लिए इकोकार्डियोग्राम यानी दिल का अल्ट्रासाउंड जैसी दूसरी जांचें जरूरी होती हैं। तो ईसीजी एक पहेली का बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ा है, लेकिन ये पूरी पहेली नहीं है। एकदम सही कहा आपने। इसे हमेशा मरीज की पूरी कहानी, उसके लक्षण और अन्य जांचों के साथ मिलाकर देखना चाहिए।
वैसे तकनीक तो लगातार बदल रही है हर क्षेत्र में। क्या ईसीजी के क्षेत्र में भी कुछ नया हो रहा है, कुछ एडवांसमेंट्स? हाँ बिल्कुल, काफ़ी कुछ हो रहा है। आजकल की जो डिजिटल ईसीजी मशीनें हैं वो पहले से ज़्यादा उन्नत है। उनमें अक्सर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो खुद ही बेसिक विश्लेषण करके कुछ संभावित निष्कर्ष मतलब इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट्स बता सकता है। इससे डॉक्टर का काम थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि अंतिम फैसला और पुष्टि हमेशा विशेषज्ञ की ही होती है। और वो स्मार्ट वॉच वगैरह का क्या? आजकल कई घड़ियों में ईसीजी का फीचर आने लगा है, वो कितना भरोसेमंद है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये जो पहनने योग्य उपकरण हैं जैसे स्मार्ट वॉच, ये सिंगल लीड ईसीजी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, ये 12 लीड वाले क्लिनिकल ईसीजी जितने विस्तृत या डायग्नोस्टिक नहीं होते, ये सिर्फ एक लीड से रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये लोगों को अपने दिल की लय पर, खासकर एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कुछ खास तरह की अनियमितताओं के लिए नजर रखने का एक बहुत आसान तरीका देते हैं। खासकर अगर उन्हें कभी-कभी लक्षण महसूस होते हो, तो ये स्क्रीनिंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अच्छा, यानी अब डॉक्टर के पास जाए बिना भी कुछ हद तक निगरानी संभव है। हाँ, कुछ हद तक। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी बहुत तेजी से आ रहा है। एआई एल्गोरिथम्स बड़ी मात्रा में ईसीजी डेटा का विश्लेषण करके ऐसे सूक्ष्म पैटर्न पकड़ सकते हैं जिन्हें शायद इंसान की नज़रअंदाज कर दें। ये भविष्य में निदान को और सटीक और तेज बनाने में बहुत मदद कर सकता है। तो ये सभी तकनीकी विकास मिलकर हृदय रोगों की पहचान और प्रबंधन को वाकई बदल रहे हैं। तो हमने ईसीजी की पूरी यात्रा देखी, कैसे ये दिल की बिजली की कहानी रिकॉर्ड करता है, उस कहानी के मुख्य किरदार यानी PQRS टी वेव्स, उस कहानी को पढ़ने का तरीका यानी इंटरप्रिटेशन, इसके क्लिनिकल उपयोग और इसकी चुनौतियां और भविष्य की एक झलक भी। अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? एक टेक अवे मैसेज। मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात यह है कि ईसीजी दिल की सेहत को समझने का एक बेहद शक्तिशाली, नॉन इन्वेजिव और आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। यह हमें दिल की इलेक्ट्रिकल कार्यप्रणाली के बारे में ऐसी अंदरूनी जानकारी देता है जो कई गंभीर बीमारियों का, खासकर अरिथमिया और इस्कीमिया का, जल्दी पता लगाने में महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी व्याख्या हमेशा सावधानी और एक व्यवस्थित तरीके से की जानी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, इसे कभी अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमेशा मरीज की पूरी क्लिनिकल स्थिति, उसके लक्षण और अन्य जांचों के संदर्भ में ही इसका महत्व समझना चाहिए। ये एक जांच है, अंतिम फैसला नहीं। और ये भी कि टेक्नोलॉजी इसे अब और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा रही है, क्लिनिक के बाहर भी। हाँ बिल्कुल, पहनने योग्य डिवाइसेस और एआई जैसी चीज़ें इसे क्लिनिक की चारदीवारी से निकालकर आम लोगों के हाथों तक पहुंचा रही हैं, जिससे भविष्य में शायद बीमारियों का पता और जल्दी लग सके और लोग अपनी सेहत के प्रति ज़्यादा जागरूक हो सकें। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे ये स्मार्ट वॉच जैसी तकनीकें आम होती जा रही हैं, जो सिंगल लीड ईसीजी डेटा रिकॉर्ड कर सकती हैं, ज़रा सोचिए कि इसका हमारे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। क्या इससे लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक और प्रोएक्टिव बनेंगे, या फिर ये गलत जानकारी और बेवजह की चिंता का एक नया स्रोत बनेगा? ये जो इतना सारा डेटा जनरेट होगा, वो क्लिनिकल केयर के साथ कैसे जुड़ेगा? इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। शो का समापन संकेत।